नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके एग्जाम है वो आपके 24 तारीख से शुरू हो गए। कितने तारीख से? 24 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो गए। तो आपकी जो सोहेल की क्लास है वो रामगोपाल सर ने बहुत ही अच्छे प्रकार से टॉपिक वाइज डाल दिए और साथ में आपकी वन शॉट क्लास भी डाल दी है रामगोपाल सर ने। और आपके आज शाम तक लगभग पेतो की क्लास भी, देव सर की जो क्लास है वो भी आपके अपलोड होने वाली, जो कि क्या आपके वन शॉट क्लास है। और साथ में पेतो के टॉपिक वाइज क्लासें भी आपकी आती रहेगी और कोशिश करेंगे कि कल तक आपके जो सोइल साइंस का पिछला पेपर है उसकी भी क्लास अपलोड कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे जो आपका एलपीएम है उसके आपके टोटल कितने 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक में से आज हमारा कौन सा है? तीसरा टॉपिक है। हम बीच में थोड़े नोट्स वगैरह टाइप करने में लग गए जिसके कारण हमारी एलपीएम सब्जेक्ट थोड़ी पीछे रह गई। कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन में आपके एलपीएम सब्जेक्ट को कंप्लीट करके वन शॉट क्लास डाल देंगे, साथ में न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन भी क्लास भी डाल देंगे और वन शॉट क्लास भी अपलोड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं। काफी स्टूडेंट डेली फोन पर फोन कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम आ गए, अब हम क्या करें। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वन शॉट क्लास, टॉपिक वाइज क्लास है और न्यू टाइप सॉल्यूशन क्लास, पेपर सॉल्यूशन क्लास, यदि ये 4-5 क्लास स्टूडेंट देख लेता है उसके बाद में भी उसके मन में आशंका रहती है तो वो तो गलतफहमी। क्या है आपके? गलतफहमी। क्योंकि इन 4 क्लासों से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन बैठने वाले, एग्जाम में पूरे से पूरे क्वेश्चन बैठने वाले। तो हम अपने थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का क्या नाम है आपके? हाउसिंग प्रिंसिपल्स, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसिक ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। मतलब जो आपके पशुधन और मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन है, उसमें आवास का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हिंदी में है आपके पशुधन और मुर्गी पालन की विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास सिद्धांत और स्थान से संबंधित आवश्यकताओं के टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है आपके हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बफेलो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें फर्स्ट हेडिंग है आपके सिलेक्शन ऑफ सीड फार्म बिल्डिंग। तो क्या आपके सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर फार्म बिल्डिंग। इसमें फर्स्ट लाइन की बात करें, मतलब जो आपके पशुओं का आवास है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस पशु को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, उसके लिए किस प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है, किस दिशा में आवास रखना है और उस आवास की चौड़ाई किस दिशा में रखनी है, लंबाई किस दिशा में रखनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है आपके उचित आवास और अच्छे स्वास्थ्य, आराम और प्रतिकूल मौसम सुरक्षा प्रदान करे। इसमें पशुओं को अपने आनुवांशिक क्षमता और उत्पादन के लिए क्या है, सर्वोत्तम उपयोग कर सके। उसके बाद में सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन है आपके फार्म भवन के निर्माण के लिए स्थल का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब फार्म भवन के लिए, मतलब जो आप पशुपालन के लिए एक फार्म भवन तैयार करते हो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे प्रकार के स्थान का क्या करना है, आपको चयन करना है। क्या करना है, आपको स्थान का चयन करना है। उसके बाद में स्थल चुनने से पहले निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब जो आप स्थल चुन रहे हो, जो स्थान चुन रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है कि वहां की जो आप स्थल चुन रहे हो वहां पर वो उसकी सॉइल किस प्रकार की होती है, मतलब मिट्टी किस प्रकार की होती है, मतलब पशु के आवास के लिए किस प्रकार की मिट्टी। ऐसे तो नहीं है कि कहीं कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी हो और वहां पर आप पशु के आवास का चयन कर रहे हो। इस प्रकार की भूमि में आप चयन नहीं कर सकते हो, तो उसका स्थान देखना भी क्या होता है, आपके लिए आवश्यक होता है। तो फर्स्ट है आपकी सॉइल या मिट्टी। क्या है आपकी
सोइल या मिट्टी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन है आपके, मिट्टी मजबूत नींव के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उसके बाद में सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड है आपके, दलदली और चिकनी मिट्टी रेतीली तथा चट्टानी मिट्टी युक्त नहीं होनी चाहिए। मतलब दलदली, एक तो आपके दलदली और चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, रेतीली और चट्टानी मिट्टी का उपयुक्त नहीं होती। मतलब पशु आवास के लिए चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो आपके नमी मतलब नमी होती है वो अधिक समय तक रहती है, जिसके कारण वहां पर कीचड़ कीचड़ के होने की संभावना अधिक होती है, और कीचड़ के कारण आपके पशुओं में रोग होने की संभावना अधिक होती है, यह आपको पता है। उसके बाद में आगे देखें, दोमट और बजरी युक्त मिट्टी भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी बजरी कौन सी मृदा आपके लिए पशु आवास के लिए अच्छी मानी जाती है? तो दोमट और बजरी युक्त मिट्टी भवन के निर्माण के लिए क्या मानी जाती है? आपके अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में आगे देखें, भूमि की उपलब्धता। क्या देखें आपके, भूमि की उपलब्धता। इसमें फर्स्ट लाइन है आपके, सभी भवनों के निर्माण और भविष्य में फार्म के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। मतलब सभी भवनों के निर्माण के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? पर्याप्त रूप से क्या होनी चाहिए? आपके पास भूमि होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, 200 गायों के लिए कम से कम 2 से 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। मतलब यदि आपके पास 200 गाय, कितनी गाय आपके पास? 200 गाय हैं, तो उसके लिए आपको कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी? आपके 2 से 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। कितने भूमि की आवश्यकता होगी? आपके 2 से 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आगे देखें, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके क्या है, स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने और इमारत को सीलन से बचाने के लिए वर्षा और भूमिगत जल की उचित निकासी होनी चाहिए। जल निकास का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान पर अनावश्यक जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपके जल निकास कहलाता है। तो आपका जो फार्म तैयार कर रहे हो, आप पशुओं के लिए आवास के लिए जो फार्म तैयार कर रहे हो, वहां पर क्या होना चाहिए? आपके उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब बारिश वर्षा ऋतु में यदि आपके फार्म पर जल इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपके पशुओं के लिए क्या हो जाएगा? आपके एक समस्या बन के खड़ा हो जाएगा। तो वहां पर क्या होना चाहिए? आपके जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। वहां पर क्या होनी चाहिए? आपके जल निकास प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें तो अगला है आपके जल की उपलब्धता। मतलब जो आपके फार्म है वहां पर उपयुक्त रूप से जल होना चाहिए, जल की अच्छी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पशुओं को पिलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए आपको जल की उचित व्यवस्था क्या करनी है? आपको रखनी है। तो इसमें देखिए आपके फार्म संचालन एवं सिंचाई, पशु उपयोग, दूध और उप उत्पादों की सफाई तथा पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मतलब पशुओं के लिए पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां पर क्या होनी चाहिए? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, स्वस्थ और सुरक्षित जल नियमित आपूर्ति होनी आवश्यक है। मतलब जो आप जल संरक्षित कर रहे हो, वो आपके वो जल क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ या सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात टैंक के अंदर या आपके हौद वगैरह बनाकर उसमें क्या करना है? आपको पानी को सुरक्षित व स्वच्छ पानी को रखना है। उसके बाद में देखते हैं बिजली। तो फार्म पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रात में वहां पर निगरानी के लिए वहां पर लाइट वगैरह मतलब बिजली वगैरह लगी होनी चाहिए। जैसे कोई बड़े डेयरी फार्म होते हैं, उनमें पशु दोहन के लिए बड़ी दूध की मशीनें काम में लेते हैं, उनके लिए मशीनों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो वो सारी आपको क्या करनी है? सुविधा रखनी है। तो इसमें देखते हैं आपके फार्म या स्थल पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। जो आपने फार्म खोला है उस पर बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद में ये पानी की उपलब्धता एवं बिजली की मशीनों के संचालन और पशुओं के प्रकाश के स्रोत के रूप में आवश्यक होती है। मतलब बड़ा फार्म होगा तो वहां पर मशीनें भी होगी, तो मशीनों के लिए क्या आवश्यक होगी? आपके बिजली आवश्यक होगी। और पशु के प्रकाश के स्रोत के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? आपके
बिजली की आवश्यकता होगी, तो वहां पर आपकी क्या होनी चाहिए, बिजली की अच्छे प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, प्रोटेक्शन फॉर विंड एंड सोलर रेडिएशन, हवा और सौर विकिरण की सुरक्षा। अगला हेडिंग ये क्या है आपके, हवा और सौर विकिरण की सुरक्षा। तो इसमें फर्स्ट लाइन की बात करें, यदि फार्म और भवन में सबसे गर्म सेक्टर में स्थित हो तो तेज हवा से बढ़ने वाले वृक्षों के बाढ़ लगाई जानी चाहिए। यदि आपका कोई फार्म है, वहां पर गर्म सेक्टर में स्थित हो, मतलब जो आपने फार्म खोला है वो गर्म सेक्टर में स्थित हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तेजी से बढ़ने वाले जो वृक्ष होते हैं उनको क्या करना है, आपको बाढ़ के रूप में लगाना है, जिससे वहां से क्या होता है, क्या हो सके, आपके वायु का संचार हो सके और जो पशुपालन के जो आवास है वो क्या रह सके, आपके ठंडा रह सके, क्या रह सके, आपके ठंडा रह सके। उसके बाद में अगली लाइन देखें, तो इससे हवा की गति और सौर विकिरण की तीव्रता में क्या आती है, आपके तीव्रता को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपके तीव्रता को क्या किया जा सकता है, आपके कम किया जा सकता है। उसके बाद में आगे देखें, अगला है आपके ध्वनि और अन्य व्याधानों से क्या करनी है, आपको सुरक्षा करनी है। मतलब वहां पर जो आप पशुपालन के लिए जो आवास बना रहे हो वहां पर ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस समय शाम के समय या सुबह के समय जब आप दूध का दोहन करते हो और वहां पर शोर शराबा होता है, तो उस समय आपकी क्या होती है, आपके दूध दोहने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है, आपके दूध दोहने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार का कोई प्रदूषण आपके वहां पर मतलब पशुधन के आवास के आसपास नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम, फार्म स्थल और शोर वाले कारखाने, रासायनिक, औद्योगिक और शहरी निस्तारण क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, दूर रखा जाना चाहिए। मतलब आसपास आपके एक तो क्या नहीं होना चाहिए, रासायनिक उद्योग नहीं होना चाहिए और शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखिए, तो वैज्ञानिकों के अनुसार शोर का स्तर पशु के तनाव और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो पशु का जो स्वास्थ्य और तनाव होता है उसको क्या करता है, शोर प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे है, अत्यधिक शोर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए फार्म शोर से दूर स्थापित करने चाहिए। जहां पर शोर होता है वहां से आपको क्या करना है, पशु का जो आवास होता है वो दूर स्थापित करना है। उसके बाद में आगे देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फैसिलिटी के बारे में बात करें तो बाजार और सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन है आपके, फार्म और शहर से दूर लेकिन पास रखना चाहिए ताकि वह उत्पादित वस्तुओं को आसानी से विपणन किया जा सकते। किया जा सकता है, आपके विपणन किया जा सकता है। विपणन का मतलब है आपके खरीदा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपके खरीदा जा सकता है। मतलब जो आपका फार्म होता है वो आपके बाजार से क्या होना चाहिए, आपके नजदीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, जिससे आपके पशु के आहार के लिए जो बांटा वगैरह आप आहार वगैरह लेके आते हो वो नजदीक मार्केट होगा, तो आपको लाने में क्या नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका क्या होगा, जो खर्चा होगा वो क्या करेगा, आपके बचेगा। जैसे परिवहन के लिए गाड़ी वगैरह करोगे तो उसका जो खर्चा होगा क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आपकी क्या है, परिवहन की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, आपके फार्म और भवनों में अच्छी सड़कें होनी चाहिए और बाजार तक पहुंचने के लिए सुविधा होनी चाहिए। मतलब जो आपका फार्म है वहां पर फार्म तक जाने के लिए अच्छी प्रकार की सड़कें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आपके अच्छी प्रकार की पक्की सड़कें होनी चाहिए ताकि वहां पर कोई भी गाड़ी आ जा सके। जैसे डेयरी, बड़ा फार्म है तो वहां पर डेयरी भी आएगी, तो उसको डेयरी के आने जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो सड़क होती है वो टूटी नहीं होनी चाहिए, अर्थात पक्की होनी चाहिए, जिससे साधन मतलब जो गाड़ी वगैरह होती है उनके परिवहन में कोई प्रकार की समस्या नहीं आ सके। उसके बाद में अगली लाइन है, इसमें परिवहन लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ती है जिससे बचत प्राप्त होती है। मतलब मार्केट यदि ज्यादा दूर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपके परिवहन की जो लागत होगी वो क्या होगी, आपके कम हो जाएगी, जिससे आपको क्या होगी, आपकी बचत अधिक प्राप्त होगी। क्या होगी, आपके
बचत अधिक प्राप्त होगी। उसके बाद में आगे देखें, फैक्टर्स जो आपके डिसीजन मतलब लाइव स्टॉक के लिए आप जो फार्म तैयार कर रहे हो उसके लिए फैक्टर कौन कौन से जो प्रभावित करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं आपके विभिन्न प्रकार के पशुधनों की इकाई, जैसे डेयरी, बकरी पालन, भेड़ बकरी पालन के लिए विभिन्न भवन डिजाइन की आवश्यकता होती है। इसलिए डिजाइन करते समय इकाइयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपके इकाइयों को क्या करना, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें तो प्रत्येक इकाइयों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रणालियां आप अपना सकते हैं। इसलिए डिजाइन प्रभावी हो तथा संचालन के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। डिजाइनिंग फॉर यूनिट, इकाई के लिए डिजाइन। तो इसमें देखते हैं आपके कार्यशील इकाई के लिए आवास डिजाइन करना वैज्ञानिक तरीका होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इसके लिए पशु की आवश्यकताओं के साथ साथ मानव श्रम की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है कि मानव के लिए कितने श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब कितने वर्क की आवश्यकता होती है, वो भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि क्या कार्य स्थान, आहार स्थान तथा विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए क्या होना चाहिए, आहार के लिए भी स्थान होना चाहिए। उसके बाद में स्ट्रक्चर फार्म की बात करें, संरचनात्मक रूप की बात करें तो इसमें क्या आपके भवन की आकृति और डिजाइन सभी प्रकार के पशुओं के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मतलब जो आप भवन या फार्म बनाते हो उसके डिजाइन सभी प्रकार के पशुओं की आवश्यकताएं होती है, उनको क्या करने चाहिए, पूरे करने की आपकी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखिए तो भवन की उपयोगिता को सामान्य बनाए रखना चाहिए। जो आपकी भवन की जो उपयोगिता है उसको सामान्य रूप से बनाया रखना चाहिए। उसके बाद में अगली लाइन है आपकी, भवन में रखे जाने वाले पशुओं की संख्या और आवश्यक भवनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब जो आपके भवन में जो पशु है उस प्रकार से आपके आवास का डिजाइन करना चाहिए। उसके बाद में आगे लचीलापन हेतु डिजाइन। तो इसमें क्या है, आपके पशुपालन की बदलती उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। उसके बाद में अगली लाइन है, इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। मतलब पशुपालन फार्म इस प्रकार से करना चाहिए कि उसे आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सके आगे बदला जा सके। तो उस प्रकार से आपको क्या करना, तैयार करना है। उसके बाद में बिना संरचना को विशेष अनुसार पहुंचाए संशोधन के साथ साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकते। उसके बाद में उसके उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें तो बड़े डेयरी भवनों और कुछ संसाधनों के साथ सुअर या भेड़ और बकरी पालन के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब बड़े डेयरी भवनों को कुछ संसाधनों के साथ सुअर या भेड़ और बकरी पालन के लिए भी उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे है आपके शेप ऑफ द रूफ, छत का आकार। क्या है, आपके छत के आकार के बारे में बात करें तो छत स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें तो गर्म जलवायु के लिए ग्लेब छत और वेंटिलेटर के साथ में आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें तो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में विभिन्न मॉनिटर छत उपयुक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपके ठंडे जलवायु वाला क्षेत्र है और वहां पर आपकी छत नहीं है तो पशुओं को क्या होती है, आपके ठंड लगने की समस्या अधिक होती है। तो उसके लिए पशु के आवास के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपके छत होनी आवश्यक है, क्योंकि सर्दियों में पशुओं को क्या लगती है, आपके ठंड लगती है। तो इस प्रकार की सुविधा आपके होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बात करें 5 नंबर की बात करें तो भवनों के मानक और चौड़ाई के बारे में देखें तो इसमें क्या आपके एकल पंक्ति गाय भेड़ के चौड़ाई आपकी 3.80 से 4.25 मीटर होती है। कितनी होती है, आपके 3.80 से 4.25 मीटर होती है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे है आपकी दोहरी पंक्ति गाय और भेड़ की चौड़ाई की बात करें
तो आपकी दोहरी पंक्ति गाय शेड की चौड़ाई के लिए आपके 7.9 से 8.7 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपके? 7.9 से 8.7 मीटर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखें, भवन के मानक ऊंचाई के बारे में देखते हैं। जो भवन होती है उसकी मानक ऊंचाई किस प्रकार की होती है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भवन की मानक ऊंचाई जल के सामान्य और कृषि जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न हो सकती है, मतलब विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे आपको बकरी पालन शुरू करना है तो उसके लिए कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भी आपके केयर माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। अगर आप गाय भैंस ऊंट वगैरह पालते हो तो उसके लिए थोड़ा बड़ा क्षेत्र, उसकी छत की क्या होनी चाहिए, ज्यादा ऊंचाई होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं के अनुसार आपको क्या करनी है, आपको जो आपकी भवन की जो मानक ऊंचाई है उसका चयन करना है। उसके बाद में भवन की लंबाई, भवन की लंबाई कितनी रखनी है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपके जो भवन की लंबाई है उसके बारे में देखें तो भवन की मानक लंबाई किसी भी हो सकती है और ये भवन में रखने वाले पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब आपके भवन की जो लंबाई होती है वो किस पर निर्भर करती है, आपके पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो जितने पशुओं की संख्या अधिक होगी उतनी भवन की लंबाई भी आपको क्या रखनी है, अधिक रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे पशुओं की संख्या के आधार पर भवन की लंबाई का निर्धारण किया जा सकता है। मतलब पशु की जो संख्या है, मतलब जैसे मेरे को 100 पशु रखने हैं, 200 पशु रखने हैं, यदि ये संख्या आपके निश्चित होगी तो आप भवन की क्या कर सकते हो, लंबाई निकाल सकते हो। उसके बाद में उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, आपके एकल पंक्ति प्रणाली में 15 से 20 पशु रख सकते हैं। जो आपके एकल पंक्ति प्रणाली है उसमें आप कितने पशु रख सकते हो, आपके 15 से 20 पशु रख सकते हो। उसके बाद में दोहरी पंक्ति प्रणाली की बात करें तो इसमें पशु कितने रख सकते हो आप, 20 से 50 पशु रख सकते हो। कितने, 20 से 50 पशु रख सकते हो। उसके बाद में आगे देखें तो 50 से अधिक पशुओं के लिए अलग अलग शेड भवन किया जाना चाहिए। यदि आपके पास 50 से अधिक पशु है तो उनके लिए क्या करना, आपको अलग अलग शेड तैयार करना, अलग अलग शेड के भवन क्या करना, आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखते हैं आपका अगला टॉपिक है हाउसिंग ऑफ केटल एंड बफेलोस, भैंसों के आवासों के बारे में देखेंगे। तो भारत में डेयरी और पशुओं के आवासों के डिजाइन भवन निर्माण के पद्धति के जलवायु की परिस्थिति की और आर्थिक स्थितियों के आधारित होती है। किस प्रकार की होती है, आपके आर्थिक स्थितियों के आधारित होती है। उसके बाद में अगली लाइन है पशुओं के आरामदायक एवं स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक व्यवस्थाओं को मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब जो आपके पशु का आवास है वहां पर आपको क्या करना है, आरामदायक और स्वस्थ और वातावरण उपलब्ध होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में आगे है पशुओं के आवास के लिए उचित डिजाइन और उनकी उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य तथा प्रबंधन की क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद में आगे है आपके आवास का चयन स्थानीय जलवायु और उपलब्धता एवं प्रबंधन प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब जो आप स्थान का चयन कर रहे हो उसकी जलवायु आपके माइंड में होनी चाहिए, वो आप पर किस प्रकार की जलवायु है और मुझे किस प्रकार से आवास का प्रबंधन करना है कि वो पशु के आवास में या पशुओं पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं कर सके। उसके बाद में आगे है नेक्स्ट है जो कि क्या आपके आवास व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य पशुओं को प्रतिकूल मौसम बचाना तथा स्वच्छ आरामदायक वातावरण क्या करना, आपको प्रदान करना। उसके बाद में आगे है आपके इसके उद्देश्य और पूर्ति के लिए डेयरी उद्योग, डेयरी पशुओं के लिए दो प्रकार की आवास प्रणालियां प्रचलित है, एक लूज हाउसिंग और एक आपके कन्वर्सनल बर्न की बात करें, मतलब एक खुला आवास और एक बंद आवास। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ढीला आवास। इसमें क्या होता है आपके, इसमें देखते हैं एक ऐसी आवास प्रणाली जिसमें पशुओं को पूरे दिन खुले बाड़े या खुले स्थान पर रखा जाता है। मतलब एक ऐसी पशु आवास प्रणाली जिसमें पशु को क्या किया जाता है, आपके खुले बाड़े में छोड़ दिया जाता है या खुले स्थान पर क्या किया जाता है, आपके रखा जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, आपके केवल दूध दोहने के समय बांधा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपके जिस समय आप मिल्किंग करते हो अर्थात दूध देने की क्रिया करते हो उस समय इन पशुओं को क्या किया जाता है, आपके बांधा जाता है, अन्यथा आपके ये खुले रहते हैं।
उसके बाद में देखें रात के समय अथवा सर्दी के मौसम में पशुओं को एक शेड रखा जाता है जहाँ पशुओं की अत्यधिक गर्मी और ठंडी तथा वर्षा को प्रभावित सुरक्षित रह सकते। मतलब ऐसे तो आप खुले छोड़ दोगे, यदि आपके कहीं पर अधिक वर्षा होने की संभावना होगी, अधिक सर्दी होगी, अधिक गर्मी होगी, तो उनके लिए मतलब जैसे यहाँ पर आपका एक बड़ा, यहाँ पर आपने क्या बना दिया, बड़ी अच्छा युक्त एक स्थान बना दिया। जिस समय हम दोहन करना है उस समय हम यहाँ पर पशुओं को बांध देंगे और दूध दोहने की फिर प्रक्रिया कर लेंगे। बाकी हम वापस इनको छोड़ के क्या कर देंगे, खुले बाड़े में इस प्रकार से छोड़ देंगे। और यदि यहाँ पर वर्षा या ठंड की समस्या होगी तो ये पशु वापस कहाँ चले जाएंगे, अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, वहां पर जहाँ पर आपके छत वगैरह की सुविधा होती है और वहां पर उनको ठंड लगने की समस्या नहीं होती, वहां जाकर आप अपना क्या कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक सामान्य पशु चारा और मेजर पानी की टंकी प्रदान की जानी चाहिए तथा सेकेंद्रित आहार अथवा दूध देने के समय दिया जाना चाहिए। मतलब जो सेकेंद्रित आहार है वो दूध दोने के समय आपको क्या करना है, देना है। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, मेजर, मेजर या क्या होती है आपके नांद होती है जिसमें पशु को क्या डाला जाता है, आपके पशुओं को चारा डाला जाता है। मेजर क्या होती है जिसमें आपके क्या होता है, आपके पशुओं को चारा डाला जाता है। चारा डाले जाने वाला स्थान को क्या कहलाता है, आपके मेजर कहलाता है या नाद कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और पानी की टंकी प्रदान की जानी चाहिए। मतलब पानी की जो टंकी आती है जिसे हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, वो होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें तो सभी पशुओं के लिए अलग से ले जाने और बजाय बिना बांधे और भाड़े में ले जाया जाता है। उसके बाद में आगे देखें तो खुले बाड़े की ओर तैयार उचित छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जैसे आपके यहाँ पर खुला बाड़ा होता है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होती है, उचित छाया के स्थान की उचित छाया होती है। तो उसमें क्या है, आपके दिन में जो पशु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं छाया, तो इस प्रकार की छाया की आपकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में इसके एडवांटेज और लाभ के बारे में देखें कि इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, उसके बारे में देखें। तो लाभ के बारे में चर्चा करेंगे हम अब। तो लाभ में फर्स्ट लाभ है आपके निर्माण की लागत क्या होती है, कम होती है। मतलब खुला आवास तैयार करेंगे तो उसके निर्माण में लागत क्या होगी, आपके कम होगी। उसके बाद में क्या है, भविष्य में विस्तार की संभावना होती है। उसके बाद में आगे है पशु के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं जिससे उन्हें पर्यावरण और व्यायाम मिलता रहेगा। मतलब पशु जो होंगे वो क्या होंगे, आपके खुले आवास में घूमते रहेंगे। तो उन खुले आवास में घूमने से क्या होगा, आपके पर्याप्त रूप से उनका क्या होगा, व्यायाम होगा। उसके बाद में आगे पशु स्वस्थ और स्वच्छ रहते हैं। क्या होता है, आपके पशु स्वस्थ और स्वच्छ रहते हैं। उसके बाद में आगे देखें नेक्स्ट है आपके साफ सफाई और पानी की व्यवस्था आसानी होती है, आसान होती है। उसके बाद में आगे देखें तो क्या आपके स्वस्थ दूध उत्पादन तथा दूध दोहने की प्रक्रिया श्रमकुल होती है। उसके बाद में आगे क्या है, आपकी गायों की गर्मी का पता लगाना आसान होता है। मतलब खुले बाड़े में छोड़कर आप आसानी से गाय के जो गर्मी है उसका पता लगा सकते हो, कब हीट में आई, जो साइलेंट हीट में आती है उनका पता लगा सकते हो। उसके बाद में आगे है आपके लगभग 10 से 15% पशुओं को पाल पाले समय के लिए रखा जाना चाहिए। उसके बाद में आगे देखते हैं इसके हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में देखिए। तो ये हिमाच्छादित क्षेत्रों और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहां पर ये क्या विधि आपके अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके बाद में आगे है तो इस प्रणाली में अधिक फरस स्थान की आवश्यकता होती है। क्या होती है, आपके अधिक फरस स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब खुला आवास होगा तो उसके लिए हमें क्या होगी, स्थान की अधिक आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार की जो विधियां होती है वो मुख्य रूप से आपके गांवों में अपनाई जाती है, जहाँ पर आपके खुले स्थान की अधिक खुला स्थान अधिक उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं पारंपरिक
डेयरी बार्न के बारे में बात करें तो इसमें क्या है आपके, इस प्रणाली में पशुओं को अलग अलग स्थान पर बांध कर रखा जाता है। मतलब जो ये स्थान है इसमें अलग अलग स्थान पर पशुओं को किया जाता है आपके, बांध कर रखा जाता है। क्या किया जाता है आपके, बांध कर रखा जाता है। उसके बाद में क्या आपके प्रत्येक पशु के लिए अलग स्टॉल, मेजर तथा गेटर की व्यवस्था होती है। मतलब इन अलग अलग पशुओं के लिए यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग मेजर की अलग अलग मेजर उपलब्ध होती है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, पानी की सुविधा भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार का क्या है आपके, मुख्य रूप से जो आपके शहरों में अपनाए जाते हैं तो इस प्रकार से अपनाते हैं। पशु को उसी स्थान पर चारा, पानी, दूध दोने की सुविधा दी जाती है। मतलब एक ही स्थान पर पशु को क्या है, चारा दो चारा डालने का स्थान भी उपलब्ध हो गया, पानी भी उपलब्ध हो गया, और यहाँ से जो बीच में मतलब बढ़िया जगह रहेगी तो उसमें क्या है आपके दोहन, जो दूध दोहन वो भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर जाके अच्छे प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद में इसमें आगे है, ये प्रणाली मुख्यतः उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ भूमि की कमी होती है और उच्च उत्पादन वाले पशुओं का पालन किया जाता है। तो उच्च उत्पादन वाले पशु कहाँ पर पाले जाते हैं आपके, शहरों में पाले जाते हैं। और जमीन की कमी कहाँ पर होती है आपके, शहरों में होती है। तो ये विधि आपके मुख्य रूप से कहाँ पर अपनाई जाती है, आपके शहरों में अपनाई जाती है। उसके बाद में एडवांटेज और लाभ के बारे में देखते हैं। इस विधि के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है आपके, प्रत्येक पशु पर व्यक्तिगत ध्यान देना आसान होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान देना आसान होता है, और चारे की बर्बादी कम होती है। क्या होती है आपके, चारे की बर्बादी कम होती है। और आगे क्या आपके, पशुओं का रिकॉर्ड रखा जाना सरल होता है। इसमें क्या होता है आपके, पशुओं का रिकॉर्ड रखा जाना सरल होता है। उसके बाद में आगे क्या है, कम भूमि में अधिक पशु रखे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके, कम भूमि होती है उसमें अधिक पशु रखे जा सकते हैं। उसके बाद में आगे है, दूध उत्पादन एवं स्वास्थ्य का नियमित निगरानी की जा सकती है। मतलब जो आप दूध उत्पादन करते हो और उनके जो पशु होते हैं उनके नियमित रूप से आप क्या कर सकते हो, निगरानी कर सकते हो। उसके बाद में आगे है, बीमार पशु की पहचान एवं उपचार की सुविधा होती है। यहाँ पर क्या होती है आपकी, बीमार पशु के जो बीमार पशु होते हैं उनकी आप पहचान भी आसानी से कर सकते हो और उनका उपचार भी आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार की आपके पास क्या होती है, सुविधा होती है। उसके बाद में इसकी हानियां या डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। हानियां या डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो निर्माण लागत अधिक होती है। क्या होती है आपकी, जो निर्माण में जो लागत आती है वो क्या आती है, इसमें अधिक आती है। पारंपरिक डेयरी बार्न में क्या आती है, अधिक आती है। उसके बाद में आगे देखें तो श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब जो खर्चा आता है, जो पैसे लगते हैं वो क्या लगते हैं, इसमें अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं आपके, अधिक लगते हैं। उसके बाद में पशु को पर्याप्त व्यायाम नहीं होता है। मतलब पशु को कोई बड़ा क्षेत्र नहीं होगा और वहां पर खुला आवास नहीं होगा, जिसके कारण पशु बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर नहीं जा पाएंगे तो उनका क्या नहीं होगा, व्यायाम नहीं होगा, और उनका जो स्वस्थ वातावरण है वो उनको क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। केवल वो एक स्थान पर बंधे रहेंगे। यहाँ का पशु यहाँ चला जाएगा, यहाँ का पशु यहाँ आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पशु यहीं खड़ा रहेगा और इसको चारा यहीं मिलेगा, और इसके दूध के दोहन की क्रिया वो भी क्या होगी, यही होगी, जिसके कारण इसको क्या होगी, व्यायाम नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, खुला वातावरण नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखिए, सफाई और गोबर प्रबंधन अधिक समय लगता है। जो आपकी जो सफाई एवं गोबर प्रबंधन में क्या लगता है आपके, अधिक समय लगता है। इसमें क्या लगता है आपके, अधिक समय लगता है। उसके बाद में आगे देखें, पशुओं के पैरों एवं खुरों की समस्या अधिक हो जाती है। मतलब पशु इधर उधर घूमेगा ही नहीं, तो आपके जो पशु के जो खुर होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में आगे देखें, स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डेयरी केटल्स के बारे में देखिए, डेयरी पशुओं के लिए स्थान की आवश्यकता। तो इसमें फर्स्ट है आपके वर्ड एरिया, आच्छादित क्षेत्र के बारे में देखें तो ये वह क्षेत्र है जो पशु के वर्षा, धूप और ठंड से क्या करते हैं आपके, सुरक्षा मिलती है। क्या मिलती है, इनसे सुरक्षा मिलती है। और उसके बाद में दूसरा है आपके ओपन एरिया, खुला क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसमें क्या है आपके, वह
यह वह खुला स्थान है जहां पर पशुओं को स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपके व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आपके स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ केटल्स, अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग स्थान की आवश्यकता होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो एक है आपकी कोल्ड एरिया, मतलब क्या आपके बंद बंद सेक्टर, एक है आपके खुला सेक्टर। मैनेजर लेंथ के बारे में देखेंगे, ऊंचाई के बारे में देखेंगे। इसमें कव है, कव के लिए आपकी कितने एरिया की आवश्यकता होती है, तो कवर्ड एरिया के लिए 3.5 मीटर वर्ग मीटर सेक्टर की आवश्यकता होती है और ओपन के लिए 7 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। और मैनेजर लेंथ होती है वो कितनी होती है, 60 से 75 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 60 से 75 सेंटीमीटर प्रति एनिमल्स होती है, प्रति एनिमल होती है। उसके बाद में बफेलो की या भैंस की बात करें तो 4 वर्ग मीटर और ओपन के लिए 8 वर्ग मीटर। और मैनेजर लेंथ की बात करें तो 75 से 90 सेंटीमीटर प्रति पशु, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें, काल्फ के बारे में बात करें तो इसमें क्या आपके 1.5 मीटर प्रति वर्ग मीटर और ओपन के लिए आपकी क्या हो जाएगा 2 मीटर। और मैनेजर लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा आपकी 30 से 45 सेंटीमीटर। उसके बाद में हिपर की बात करें तो हिपर के लिए 2 वर्ग मीटर, ओपन के लिए क्या हो जाएगा 4 वर्ग मीटर और मैनेजर लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 45 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में बुल की बात करें तो बुल के लिए क्या हो जाएगी आपके, तो बंद आवास होगा वो कवर्ड आवास, कवर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 12 वर्ग मीटर स्क्वायर। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा आपके खुला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 24 वर्ग मीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर की बात करें तो 90 से 120 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखें तो इनसे क्या होता है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में देखें। प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में अगला है क्या है आपके फर्श सूखा साफ और फिसलन रहित होना चाहिए, मतलब फिसलने की क्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आवास में उचित वेंटिलेशन एवं प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि क्या है आपके गोबर या मूत्र के निकास के लिए उचित ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जो आपके गोबर जो पशु के द्वारा मूत्र विसर्जित किया जाता है उनके नालियां बनाकर उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो मूत्र वगैरह होगा वो आसानी से बेकर, जैसे मान ले ये हमारा पशु का आवास है तो यहाँ पर हम मूत्र के लिए नाली बना दी, यहाँ से पशु मूत्र विसर्जन करेगा तो यहाँ से इस नाली की सहायता से पानी मूत्र होगा वो इस तरफ आ जाएगा और हम यहाँ पर क्या कर देंगे एक गड्ढा बना देंगे जिसमें क्या हो जाएगा वो इकट्ठा हो जाएगा। और आपके जो पशुपालन के साथ यदि आप किसान भी हो तो आपके ये मूत्र में आप क्या कर सकते हो गोबर इकट्ठा कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगी उचित गुणवत्ता, मतलब अच्छे गुणवत्ता युक्त आपको क्या प्राप्त होगी खाद प्राप्त होगी और उसको आप खेतों में डालोगे तो क्या होगा आपके अच्छा मुनाफा होगा। उसके बाद में आगे देखें तो पशु के लिए स्वस्थ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें हाउसिंग ऑफ डिफरेंट लाइव स्टॉक स्पेसीज, बछड़ों के आवास के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या आपके नवजात बछड़े को जन्म के तुरंत बाद साफ सूखे और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। उसके बाद में आगे है प्रत्येक बछड़ों के लिए अलग पेन की आवश्यकता होती है, मतलब अलग आवास की आवश्यकता होती है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे है तो अगली लाइन है आपके बछड़ों को क्या आपके बछड़ों को ठंडे वर्षा तथा तेज हवा से क्या करना आपको बचाना है। उसके बाद में क्या आपके बिछावन के लिए सूखा भूसा और पुआल का क्या करना चाहिए आपको उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में क्या आपके स्वच्छ पेयजल संतुलित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में क्या आपके हाउसिंग वुल्स के बारे में देखें, सांडों के आवास के बारे में देखें तो सांडों का आवास है वो किस प्रकार का होता है, तो इसमें क्या होता है सांडों के लिए अलग और मजबूत पक्का बाड़ा होना चाहिए,
मतलब सांडों के लिए आपको क्या करना है, अलग से एक अच्छा मजबूत क्या बनाना है, आपको आवास बनाना है। उसके बाद में आगे देखें तो फर्श मजबूत या फिसलने रहित होना चाहिए। मतलब वहां पर जो फर्श होता है वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अर्थात अदर कोई भी ऐसी मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए कि वहां पर पशु है वो फिसले, वहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए और वहां पर क्या होने लगे, पशु फिसलने लगे, तो इस प्रकार की समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में व्यायाम के लिए खुला व्यायाम क्षेत्र होना चाहिए। मतलब सांडों को बाहर खुले स्थान पर घूमने के लिए अर्थात व्यायाम करने के लिए स्थान होना चाहिए। उसके बाद में आगे है आपके सांडों को सुरक्षित रूप से बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके, सुरक्षित रूप से बांधने की क्या होनी चाहिए, आपके व्यवस्था होनी चाहिए। और बाढ़ की ऊंचाई और मजबूती को क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए और दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद में आगे है सांडों के आवास के बारे में देख लें। अब हम देखेंगे गर्भित पशुओं के आवास, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या आपके गर्भित पशुओं को शांत आरामदायक स्थान पर रखना चाहिए। मतलब ऐसा स्थान जहां पर क्या हो, शांति हो और आरामदायक स्थान हो, वहां पर इन पशुओं को क्या करना आपको रखना चाहिए। उसके बाद में क्या आपके प्रसव से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले इन्हें अलग केविंग पेन में रखा जाना चाहिए। जो काविंग पेन है, जो पशु को गर्भित पशु को रखने के लिए किस प्रकार का स्थान होता है, काविंग पेन होता है, उसमें रखना चाहिए। उसके बाद में प्रसव कक्ष होता है, उसको साफ सूखा और कीटाणु रहित होना चाहिए। यदि उसमें कीटाणु वगैरह हैं तो उसमें रसायनों के द्वारा कीटाणुओं को क्या करना चाहिए, नष्ट कर लेना चाहिए। जिससे जो प्रसव के बाद में जो आपके पशु को जन्म बच्चे को जन्म देगी तो उसमें किसी प्रकार की कीटाणु की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे है पर्याप्त वेंटिलेशन एवं प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वहां पर उस स्थान पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और पशु को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। जो आपका वातावरण है, जो गर्भित पशु का आवास है, वहां पर क्या होना चाहिए, आपके तनाव मुक्त वातावरण होना चाहिए, खुला आवास होना चाहिए। मतलब पशु को क्या नहीं होनी चाहिए, गिल्ट फील नहीं होनी चाहिए, अच्छे प्रकार का वातावरण होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है आपके गर्भित गायों का आवास। इसमें क्या होता है, गर्भित गायों को प्रसव से पहले रखा जाता है, ये उससे सेम ही है, लगभग सेम ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं सीधा आपके भैंसों का आवास। क्या देखते हैं आप, भैंसों का आवास, बफेलो के आवास के बारे में बात करें तो बफेलो के आवास के बारे में देखें तो भैंसों को गर्मी से बचाने के लिए वूलिंग टैंक होना चाहिए अर्थात जल कुंड होना चाहिए। मतलब इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए कि अधिक गर्मी होने पर वो पशु क्या कर सके, वहां पर जो जल कुंड होता है उसमें पशु आराम से रह सकता है। जैसे गांव में तालाब होते हैं, उसमें क्या होते हैं, पशु तैरते हैं अर्थात उसमें क्या करते हैं, स्नान करते हैं। अर्थात स्नान करने की जो व्यवस्था होती है वो अच्छे प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, आपके अच्छे प्रकार की होती है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आपके भैंसों के आवास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने क्या देखा, आपके भैंसों को जो गर्मी से बचाने के लिए एक अच्छा सा जल कुंड होना चाहिए अर्थात उसमें क्या होनी चाहिए, जैसे गांव में अच्छे प्रकार के बड़े तालाब होते हैं तो उसमें क्या होती है, भैंसें अच्छे प्रकार से झूल सकती हैं। तो उस प्रकार की आपकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें तो शेड में पर्याप्त छाया और वेंटिलेशन होना चाहिए, मजबूत फर्श होना चाहिए और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और खुला व्यायाम क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें भेड़ एवं बकरियों का आवास। मतलब भेड़ और बकरियां होती हैं उनका लगभग आवास सेम होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो भेड़ एवं बकरियों के लिए ऊंचे और सूखे स्थान और शेड बनाना चाहिए। मतलब जो भेड़ बकरियों के लिए जो आवास बनाया जाता है वो थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि वहां पर पानी की समस्या नहीं होती है, क्योंकि पानी की समस्या होने से क्या होती है, आपके भेड़ और बकरी में रोग होने की अधिक संभावना रहती है। तो उसके लिए जो शेड होती है वो उचित तैयार की जाती है। उसके बाद में शेड पर्याप्त वेंटिलेशन तथा प्रकाश होना चाहिए।
शेड में क्या होना चाहिए, पर्याप्त रूप से वेंटिलेशन तथा प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में आगे है वर्षा का पानी, उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्श सूखा एवं साफ होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब नॉर्मल है, इतनी हार्ड की बात नहीं है। उसके बाद में भेड़ों के आवास के बारे में भी देख लेते हैं। जो बकरी का आवास है उसी प्रकार से भेड़ों का आवास है। तो भेड़ों के लिए शुष्क ऊंचे स्थान और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और ऊंचा शेड बनाना चाहिए। शेड में पर्याप्त वेंटिलेशन तथा प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्राकृतिक प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, उसकी अच्छी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में फर्श सूखा, साफ और फिसलने रहित होना चाहिए। वर्षा तथा ठंडी हवाओं से क्या होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी क्या है, भेड़ों के लिए खुले व्यायाम और क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में बकरी के आवास के बारे में बात करें तो भेड़ का आवास था, उसी प्रकार से बकरी का आवास है। तो इनमें ये मतलब सारों के अंदर जो चाहे भेड़ हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, उनमें सभी में क्या होता है, आवास इस प्रकार से ही होता है कि वहां पर अच्छे जल निकास की आवश्यकता होनी चाहिए, अच्छे प्रकार की प्राकृतिक प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। ये सब में सेम है। तो बकरियों के लिए ऊंचे स्थान और शेड बनाना चाहिए, और शेड लकड़ी, फर्श या ऊंचा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में शेड में पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रकाश होना चाहिए, और प्रत्येक बकरी के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, आपके चारा एवं स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो हम पेड़ों को चारा देते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, आपके आहार देने की क्या होनी चाहिए, आपकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखिए हाउसिंग ऑफ पिग्स, सुअरों के आवास के बारे में देखते हैं। जो सुअर का आवास है वो क्या कहलाता है, पिग स्टे कहलाता है। उसके बाद में आगे देखें तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके न्यू टाइम में आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे प्रकार से सुने ताकि आपकी सीधे एग्जाम में बैठ सके। उसके बाद में शेड मजबूत, साफ सफाई व अच्छे जल निकास वाले होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, फर्श कंक्रीट या फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडक और तथा सर्दियों के गर्माहट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक आयु वर्ग के सुअरों के लिए अलग अलग बनाए जाने चाहिए। उसके बाद में कुक्कुट आवास की बात करें, हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री के बारे में चर्चा करें, तो इसमें क्या है, आपके कुक्कुट पालन आवास ऐसा होना चाहिए जहां पक्षियों को आराम, प्रतिकूल और मौसम सुरक्षा की उचित वेंटिलेशन, पर्याप्त प्रकाश और सामान्य व्यवहार के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, आगे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग के बारे में देखिए, कुक्कुट पालन के आवास के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या आपके पक्षियों के वर्षा और गर्मी, ठंड तथा तेज हवाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, और उचित वेंटिलेशन एवं प्रकाश क्या होना चाहिए, आपके उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में आगे है पक्षियों पक्षियों को पर्याप्त फर्श स्थान उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके जो पक्षी हैं उनके पक्षियों के लिए क्या होना चाहिए, आपके पर्याप्त फर्श और क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। रोगों के रोकथाम तथा स्वच्छता क्या होनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद में क्या आपके भोजन पानी का प्रबंधन अच्छे प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद में अगला देखते हैं आपके सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग, कुक्कुट पालन के आवास प्रणाली, फ्री रेंज सिस्टम के बारे में देखते हैं। किसमें देखते हैं, आपके फ्री रेंज सिस्टम, मुक्त विचरण प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात खुले आवास में क्या होते हैं, आपके घूमते होते हैं। उसके बाद में देखिए सेमी इंटेंसिव सिस्टम के बारे में, अर्ध गहन प्रणाली के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या है, इसमें पक्षियों को कुछ समय शेड तथा कुछ समय खुले क्षेत्रों में रखा जाता है। कुछ समय तो बढ़िया शेड में रखेंगे और कुछ समय क्या रखेंगे, आपके खुले आवास में। इसके साथ ही जुड़ा होगा, खुला आवास भी इसके साथ भी जुड़ा होगा। कुछ समय तो हम शेड में रखेंगे उन पक्षियों को, और कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, आपके खुले आवास में रखेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके क्या है, डीप लिटर प्रणाली, क्या आपके डीप लिटर सिस्टम के बारे में देखते हैं, डीप लिटर प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो आपके सीधे प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है कि डीप लिटर सिस्टम क्या है।
तो ऑप्शन आ सकता है पशु के आवाज से संबंधित, गाय की आवाज से संबंधित, बकरी की आवाज से संबंधित, मुर्गी की आवाज से संबंधित। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट चला जाएगा आपके, मुर्गी की आवाज से संबंधित, अर्थात पोल्ट्री के आवाज से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है आपके, इस प्रणाली में फरस, भूसा, बुरादा व अन्य बिछावन सामग्री बिछाई जाती है और पक्षियों को उसी उसी पर किया जाता है आपके, रखा जाता है। उसके बाद में आपके बैटरी केज सिस्टम, क्या आपके बैटरी केज प्रणाली के बारे में देखें तो इस प्रणाली में पक्षियों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है और मुख्यतः लेयर्स मुर्गियों के लिए, लेयर मुर्गियों के लिए अपनाई जाती है। किन मुर्गियों के लिए अपनाई जाती है, आपके लेयर मुर्गियों के लिए अपनाई जाती है। डीप लिटर सिस्टम, डीप लिटर प्रणाली के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो टोटल टॉपिक है आपके 14 है, तो 14 टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन आराम से आएगा। आवाज का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, चाहे पशु का आवाज पूछो चाहे मुर्गी का आवाज पूछो, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। और आसान है, सबसे आसान है आवाज, क्योंकि आवाज में जो प्रबंधन किया जाता है लगभग सभी में सेम होता है। मतलब जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये लाइनें आपकी फिक्स होती हैं, तो इनसे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो इसमें क्या आपके डीप लिटर प्रणाली कुक्कुट आवाज की सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है, जिसमें पक्षियों को फर्श बिछाई गई है और लिटर सामग्री पर रखा जाता है। उसके बाद में क्या आपके लिटर मटेरियल्स की बात करें, सामग्री की बात करें, तो इसमें क्या होता है, धान की भूसी रखी जाती है, बुरादा रखा जाता है, लकड़ी की छिलन, मुर्गी के छिलके और कटा हुआ पुआल भी काम में लिया जाता है। उसके बाद में आगे है एडवांटेज या लाभ के बारे में देखिए। एडवांटेज या लाभ के बारे में देखें तो निर्माण लागत क्या होती है आपकी, कम होती है, पक्षियों को पर्याप्त व्यायाम मिलता है। इससे क्या होता है, पक्षियों को पर्याप्त व्यायाम मिलता है। उसके बाद में आगे है आपके लिटर खाद के रूप में उपयोग की जाती है। जो खाद होती है वो इसकी खाद में क्या होती है आपकी नाइट्रोजन अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन इसका क्या होता है आपके सरल होता है और पक्षी पर कम तनाव रहता है। इस विधि में क्या होता है आपके पक्षी पर क्या होता है आपके कम तनाव रहता है। उसके बाद में डिसएडवांटेज और हानियों के बारे में चर्चा करें तो यदि उचित प्रबंधन किया जाए तो रोगों को फैलने की संभावना रहती है, तो रोगों के फैलने की संभावना रहती है। मतलब उचित प्रकार से प्रबंधन हम नहीं कर पाएंगे तो वहां पर रोग फैलने की संभावना अधिक रहती है। उसके बाद में अधिक नमी होने पर अमोनियम गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, अमोनियम गैस बनती है। और लीटर को समय समय पर पलटना तथा बदलना आवश्यक होता है। जो आप लीटर जो आप आवाज काम में लेते हो मुर्गियों के लिए, उनको क्या करना है, साफ सफाई करना चाहिए, पलटते रहना चाहिए, अन्यथा उसमें क्या होती है आपके रोगों की समस्या बढ़ सकती है। उसके बाद में आपकी क्या है बैटरी केज सिस्टम। बैटरी केज सिस्टम या बैटरी केज प्रणाली के बारे में देखें तो इसमें क्या है आपके इस प्रणाली में पक्षियों को तार से बने पिंजरों में व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह में रखा जाता है। मतलब जो बैटरी केज प्रणाली होती है उसको क्या उसमें क्या होता है आपके तार से जो बने पिंजरे होते हैं उसमें क्या रखा जाता है आपके मुर्गी को रखा जाता है, जिन्हें पंक्तियों एवं इस तरह में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार से हम बॉक्स बना देंगे, छोटे छोटे बॉक्सों में क्या करेंगे मुर्गियों को क्या करेंगे बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या बना देंगे बैटरी जैसा सिस्टम बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ भी बैटरी जैसा सिस्टम बना देंगे, उसमें हर एक बॉक्स या हर एक पिंजरे में एक पक्षी रखते हैं। उसके बाद में आगे देखें तो इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है उसके बारे में देखें तो प्रत्येक पक्षी पर व्यक्तिगत ध्यान देना आसान होता है। मतलब इसमें प्रत्येक पक्षी पर ध्यान दिया जा सकता है। अंडे साफ रहते हैं तथा टूटने की संभावना क्या होती है आपके कम रहती है। चारे में बर्बादी कम होती है। इसमें क्या होती है आपके चारे में बर्बादी कम होती है। रोग नियंत्रण प्रबंधन क्या हो जाएगा आपके आसान हो जाएगा। मतलब एक मुर्गी को रोग हो जाने के बाद में दूसरी मुर्गी में ये रोग फैलने की कम समस्या होती है। और अंडा उत्पादन के रिकॉर्ड रखना सरल होता है। जो आपके अंडा उत्पादन का जो रिकॉर्ड होता है उसको रखना क्या होता है आपके सरल होता है। उसके बाद में डिसएडवांटेज या हानि की बात करें तो निर्माण लागत क्या होती है इसमें अधिक होती है और पक्षियों में पर्याप्त व्यायाम नहीं मिल पाता है और पिंजरों में रख रखाव के लिए अधिक खर्च आता है। पशु कल्याण के लिए दृष्टि से ये प्रणाली कम उपयुक्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है आपके कम उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में आगे देखें
तो इसमें क्या है, कुक्कुट की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में देखते हैं। तो कैटेगरीज के अनुसार देखते हैं। तो चिकपी के लिए आपकी 0 से 8 वीक की जो चिकपी जो मुर्गियां होती हैं उनके लिए कितने आवास की आवश्यकता होती है या फ्लोर या सरफेस की आवश्यकता होती है, उसके बारे में देखें। तो क्या है आपके 0.05 से 0.09 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें, ग्रोवर्स और लेयर्स और बॉयलर्स मुर्गियों के बारे में भी हम देख लेते हैं। इनके लिए भी विभिन्न प्रकार के आवास की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें, फीडर एवं पानी की आवश्यकता किस प्रकार से चिकपी या मुर्गी की होती है, उसके विभिन्न प्रकार की चिकपी, ग्रोवर्स और लेयर्स मुर्गियों को विभिन्न प्रकार के जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें, तो आगे आपके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग, मतलब आपके क्या है कुक्कुट पालन आवास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके शेड में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। जो आपका शेड है उसमें पर्याप्त रूप से क्या होना चाहिए, आपके वेंटिलेशन होना चाहिए। और कृत्रिम प्राकृतिक दोनों क्या होनी चाहिए, आपके प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, फर्श सूखा, साफ और कीटाणु रहित होना चाहिए। जो आपके मुर्गी पालन के लिए जो आवास होता है, वो जो फर्श होता है वो क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। उस बाद में उसमें क्या है, आपके मृत पक्षियों कचरे की उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। मतलब वहां पर कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में जैविक सुरक्षा के लिए नियमों की क्या करनी चाहिए, आपको पालना करनी चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, आगे है आपके कुक्कुट आवास में स्थान की आवश्यकता। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन, तो इसमें क्या है, आपके पक्षियों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, अत्यंत आवश्यक होता है, जिनमें उनकी वर्दी और स्वास्थ्य उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, आपके अच्छी बनी रहती है। उसके बाद में क्या है, फ्लोर सरफेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्श स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे चिकपी, बॉयलर्स, इनके लिए सभी के लिए क्या होती है, आपके अलग अलग स्थान की आवश्यकता होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके वाटर, पानी की व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी पक्षियों के लिए हर समय के लिए स्वच्छ ठंडा पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। जो मतलब आपके जो पक्षी होते हैं उनके लिए स्वच्छ जल और ठंडा जल आपको क्या होना चाहिए, आपके उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, तो इसमें क्या होता है, पानी के बर्तनों के लिए नियमित सफाई और कीटाणु शोधन किया जाना चाहिए। मतलब जो पानी के बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कीटाणु नाशक, मतलब कीटाणु शोधन होने चाहिए, मतलब कीटाणु रहित होने चाहिए। उसके बाद में क्या आपके कुक्कुट आवास के सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या होते हैं, शेड ऊंचे और सूखे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। जो मतलब जो पक्षियों के लिए जो शेड बनाया जाता है, मुर्गियों के लिए जो शेड बनाया जाता है, वो आपके ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। किस स्थान पर बनाया जाना चाहिए, आपके ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए और सूखा होना चाहिए। जो स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपके सूखा होना चाहिए। और इसमें शेड में क्या होनी चाहिए, आपके वेंटिलेशन और प्रकाश की क्या होनी चाहिए, आपके सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं शेड, जो पशु का आवास होता है उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए, उसका शेड कैसा होना चाहिए, उसके बारे में देखें। तो शेड की जो दिशा होती है वो पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, ताकि गर्मी का प्रभाव क्या हो सके, आपके कम हो सके। क्या हो सके, आपके गर्मी का प्रभाव हो सके, वो क्या हो सके, कम हो सके। चूहा और जंगली पक्षियों व अन्य शिकारियों की क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपके जो जंगली जानवर है उनसे आपके वहां पर फार्म पर सुरक्षा की सुविधा नहीं हो, जिसके कारण आपके जो पक्षी होते, जो मुर्गियां होती है, उनको हानि पहुंच सकती है। तो इस प्रकार की आपको क्या होनी चाहिए, सुविधा रखनी चाहिए। उसके बाद में क्या आपके जैव सुरक्षा के लिए नियम पालना की जानी चाहिए। उसके बाद में क्या आपके शेड के नियमित सफाई और कीटाणु शोधन करना चाहिए। मतलब जो आपका शेड होता है, वो आवास होता है, उसमें क्या करना चाहिए, आपको नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, आपको सफाई करनी चाहिए और जीवाणु या कीटाणु रहित रखना चाहिए।
उसके बाद में है आपके इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ पोल्ट्री हाउस के बारे में देखें। तो इसमें क्या आपके कुक्कुट पालन शेड की पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके टेम्परेचर तापमान, क्या है आपके टेम्परेचर या तापमान। इसमें देखते हैं तो आपकी क्या है, चूजे के लिए प्रारंभिक में लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है आपके, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में साप्ताहिक तापमान में लगभग 2.5 से कितने, लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया जाता है। धीरे धीरे क्या किया जाता है, आपके तापमान 2 से 3 डिग्री क्या किया जाता है, अभी कम किया जाता है, जब तक कि सामान्य तापमान प्राप्त नहीं हो जाए। उसके बाद में आगे देखें, वयस्क पक्षियों के लिए आपकी कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद में इसके वेंटिलेशन के बारे में बात करें तो इसमें शेड में ताजी हवा पर्याप्त आवागमन होनी चाहिए। मतलब जो आप पक्षियों के लिए शेड तैयार करते हो, आवास तैयार करते हो, वहां पर उचित जो आपकी हवा है, ताजी हवा है, उनका आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखें, वेंटिलेशन से अतिरिक्त नमी और गर्मी और अमोनियम गैस बाहर निकलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो आवास है वहां पर जो अमोनियम गैस उत्पन्न होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण पशु में क्या होता है, आपके रोग या बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। उसके बाद में क्या है, आपकी उचित वेंटिलेशन पक्षियों के लिए स्वस्थ एवं उत्पादन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद में लाइटिंग या प्रकाश की व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी प्रकाश भोजन को ग्रहण और वृद्धि अंडा उत्पादन प्रभावित करता है। मतलब जो प्रकाश होता है वो भोजन के ग्रहण, वृद्धि और अंडाशय का जो उत्पादन होता है उसमें उसको क्या करता है, आपके प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में लेयर पक्षियों के लिए प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने, 14 से 16 घंटे प्रकाश की क्या होती है, आपके आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे देखें, प्रकाश व्यवस्था सामान्य, उचित और तीव्रता होनी चाहिए। जो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए वो सामान्य और तीव्र रूप से होनी चाहिए। उसके बाद में ह्यूमिडिटी और आर्द्रता की बात करें तो शेड में 60 से 70%, कितनी, 60 से आपके 70% सापेक्षिक आर्द्रता उपयुक्त मानी जाती है। कितनी नमी पानी उपयुक्त मानी जाती है, आपके 60 से 70% नमी होती है, आपके उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में आपके अत्यधिक आर्द्रता और रोगों के लिए गिल्ली लेटर की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब अत्यधिक आर्द्रता होगी तो वहां पर क्या होगी, आपके रोग होने की संभावना अधिक होगी। क्या होगी, जो मुर्गियों में रोग होंगे वो क्या होंगे, आपके अधिक होंगे। उसके बाद में आगे बात करें सामान्य प्रबंधन के बारे में देखें। सामान्य प्रबंधन में आपकी क्या है, शेड नियमित रूप से सफाई और कीटाणु शोधन करना चाहिए। उसके बाद में आपकी क्या है, मृत पक्षियों को वैज्ञानिक तरीके से क्या करना चाहिए, आपके निस्तारण करना चाहिए। और आगे आपके स्वस्थ पशु को स्वस्थ पेयजल निरंतर उपलब्ध सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद में समय समय पर आपको क्या करना चाहिए, मुर्गियों का टीकाकरण करना चाहिए। जैव सुरक्षा के लिए सभी नियमों की क्या करनी चाहिए, आपको पालना करनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, आपकी ब्रूडिंग प्रबंधन। तो इसमें क्या होता है, आपकी इसमें आपके ब्रूडिंग में अंडे से निकलने के बाद छोटे चूजों की देखभाल प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्रूडिंग कहलाती है। जब तक कि वह अपने शरीर के तापमान स्वयं नियंत्रण करने की में क्या नहीं होते, आपके सक्षम नहीं हो पाते हैं, तब तक आपकी क्या की जाती है, आपकी ब्रूडिंग की जाती है। उसके बाद में क्या आपके ब्रूडिंग के प्रकार होते हैं। इसमें क्या आपके प्राकृतिक नेचुरल ब्रूडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, चीजों की देखभाल ब्रूडिंग मुर्गी के द्वारा की जाती है। इसमें क्या की जाती है, आपकी जो ब्रूडिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके मुर्गी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मुर्गी के द्वारा की जाती है। उसके बाद में देखते हैं आपके आर्टिफिशियल ब्रूडिंग की बात करें तो इसमें ब्रूडर की सहायता से आवश्यक तापमान को क्या किया जाता है, आपके वातावरण में उपलब्ध करवाया जाता है। क्या किया जाता है, आपके आवश्यक तापमान को कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, आपके उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद में क्या आपके ब्रूडर की आवश्यकता, ब्रूडर की आवश्यकताओं के बारे में देखें तो इसमें उचित तापमान बनाए रखना है। जो इसमें तापमान है वो उचित रूप से बनाए रखना है। उसके बाद में पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध करवाना है। उसके बाद में सूखी और साफ लिटर रखना है। उसके बाद में आपकी क्या है, स्वच्छ पेयजल संतुलित आहार उपलब्ध होना चाहिए।
उसके बाद में भीड़ भाड़ से बचाना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं पक्षियों को अधिक इकट्ठा कर लिया, जिससे क्या होता है आपके रोग होने की संभावना क्या होती है आपके अधिक होती है। उचित तापमान की क्या होने चाहिए, संकेत होने चाहिए, मतलब चूजे पर ब्रोडर के समान रूप से फैलते रहना चाहिए। उसके बाद में चूजे सक्रिय रहते हैं तथा सामान्य रूप से भोजन में पानी को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। उसके बाद में आगे है आपकी कम तापमान के संकेत। कम तापमान के संकेत क्या होते हैं इसमें, चूजे एक दूसरे के पास में क्या होते हैं, इकट्ठे होकर क्या रहते हैं आपके चिपके रहते हैं। उसके बाद में आगे है तेज आवाज करते हैं तथा सुस्त दिखाई देते हैं, मतलब नर्वस दिखाई देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है आपके अधिक तापमान के संकेत की बात करें तो इसमें चूजे ब्रूडर से दूर चले जाते हैं, क्या करते हैं आपके दूर चले जाते हैं और चोंच खोलकर तेज तेज से क्या लेते हैं आपके सांस लेते हैं तथा पंख फैलाकर क्या कर जाते हैं आपके बैठ जाते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए वहां पर क्या आपके अधिक तापमान का क्या दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। उसके बाद में क्या है बोर्डिंग उपकरण के बारे में देखें तो इसमें क्या है आपके निम्न प्रकार के उपकरणों के बारे में दे रखा है। ब्रूडर चूजों के आवश्यक तापमान प्रदान करने के लिए। उसके बाद में ब्रूडर गार्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है आपकी चूजों को ब्रूडर के पास में रखा जाता है। फीडर की बात करें तो चारा खिलाने के लिए, और वाटर की बात करें तो स्वच्छ जो जल है वो उपलब्ध करवाने के लिए। उसके बाद में थर्मामीटर की बात करें तो ये क्या किया जाता है, इसके द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। उसके बाद में आगे देखें ब्रूडिंग के दौरान सावधानियों के बारे में चर्चा करें तो ब्रूडर को चूजे के आने के 24 घंटे पहले चालू कर देना चाहिए। उसके बाद में लिटर साफ सूखा मुलायम होना चाहिए। जो आपका लिटर जो पक्षियों का जो आवास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपके सूखा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और साफ होना चाहिए। उसके बाद में देखें चूजों का पहुंचते ही स्वच्छ पानी का क्या होना चाहिए, प्रारंभिक आहार देना चाहिए। उसके बाद में क्या आपके ब्रूडर में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बीमारी एवं कमजोर पशुओं को क्या करना चाहिए, आपके अलग कर लेना चाहिए। जो कोई बीमार पक्षी है उसको क्या करना चाहिए, आपको अलग कर लेना चाहिए। और नियमित रूप से तापमान की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। क्या करनी है, आपको तापमान की नियमित रूप से जांच करनी है। उसके बाद में देखिए कुक्कुट पालन आवाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में। तो फर्स्ट कारक कौन प्रभावित करेगी, आपके जलवायु प्रभावित करेगी कि पक्षियों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो वो भी क्या करेगी, आपको जलवायु या क्लाइमेट प्रभावित करेगी। पक्षियों की आयु और नस्ल भी क्या करेगी, आपके प्रभावित करेगी। उसके बाद में प्रबंधन प्रणाली भी प्रभावित करेगी, मतलब आप मैनेजमेंट सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी क्या करेगी, आपके प्रभावित करेगी। उपलब्ध भूमि, वहां पर आप पक्षी रख रहे हो उनके लिए उपलब्ध भूमि है या नहीं, मतलब आवश्यकता के अनुसार यदि पक्षी रखते हो, मतलब भूमि की आवश्यकता के अनुसार अधिक पक्षी रखते हो तो उसमें रोग होने की संभावना अधिक रह जाती है। उसके बाद में निर्माण लागत क्या होती है, आपके अधिक होती है। और वेंटिलेशन प्रकाश भी इसको क्या करती है, आपके प्रभावित करती है। जल एवं बिजली की उपलब्धता, यदि जल और बिजली की उपलब्धता अच्छे प्रकार से नहीं होगी तो ये भी क्या करेगी, आपके मुर्गियों की आवाज को प्रभावित करेगी। और जैव सुरक्षा भी क्या करेगी, आपके प्रभावित होगी। उसके बाद में अगले टॉपिक की बारे में देखें तो विभिन्न पशुधन और कुक्कुट प्रजातियों के स्थान की आवश्यकताओं के बारे में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के अनुसार अलग अलग पशुओं को अलग अलग स्थान की आवश्यकता होती है, उसके बारे में देखेंगे। क्वाड और ओपन के बारे में देखेंगे। तो ये आप देख लेना, हमने वैसे ऊपर एक बार देख लिया है, फिर भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद में हम सीधे चलते हैं आपके सामान्य अनुमान से। तो इसमें क्या होता है, आपके प्रत्येक पशु के पक्षी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भीड़भाड़ से बचना चाहिए, पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश और जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्वच्छ पेयजल और संतुलित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे हम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं। तो आपको मतलब इस टॉपिक से यदि किसी प्रकार का छोटा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आवाज का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। क्या आएगा, आपके आवाज का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आगे देखिए पशुधन आवास से सामान्य निर्देश। जो पशुधन आवास होते हैं
उसके सामान्य निर्देश के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पशु आवास के पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन होना चाहिए। वापस वही चीजें आ रही, क्या आ रही है, वापस वही चीजें आ रही हैं। तो आप एक पशु का अच्छे प्रकार से आवास याद कर लोगे तो सारे पशुओं में लगभग क्या होता है आपके सेम होता है। शेड परस मजबूत होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, फिसलन रहित होना चाहिए, जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए, जैव सुरक्षा होनी चाहिए। कुक्कुट शेड प्रबंधन के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके सफाई और स्वच्छता के बारे में देखते हैं। क्लीनिंग के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुक्कुट शेड के नियमित सफाई करनी चाहिए। लेटर समय समय पर पलटने की क्या होती है आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको आवश्यकता अनुसार क्या करना आपको पलटना है। उसके बाद में फीडर और वाटर की प्रतिदिन साफ करना चाहिए। उसके बाद में रोगों की रोकथाम और नए पक्षियों की पहल और पृथक्करण क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके इसमें आपके ज्यादा कुछ नहीं होता है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुक्कुट पालन मल का उचित निस्तारण करना चाहिए। उसके बाद में मृत पक्षियों के वैज्ञानिक विधि से नष्ट करना चाहिए। उसके बाद में शेड के आसपास के पानी जमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने के लिए नियमित सफाई करनी चाहिए। उसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन बनाए रखना चाहिए, स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए, संतुलित आहार उपलब्ध होना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और जैविक सुरक्षा के नियमों को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। उसके बाद में आगे है आपके हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा करें तो इसमें जनरल रिकमेंडेशन फॉर लाइव स्टॉक के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या होता है आपके पशु के शेड निर्माण के लिए उच्च स्थान पर किया जाना चाहिए। पशु का जो शेड का स्थान का जो चयन करना चाहिए उच्च स्थान पर करना चाहिए। शेड की दिशा ऐसी होनी चाहिए जहां पर पर्याप्त रूप से क्या होनी चाहिए आपके धूप उपलब्ध होनी चाहिए और शेड में क्या होना चाहिए आपके स्वच्छ जल प्राप्त होना चाहिए, संतुलित आहार प्राप्त होना चाहिए और रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और फर्श मजबूत होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, फिसलने की समस्या नहीं होनी चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है आपके शेड की साफ सफाई और कीटाणु रहित होना चाहिए और क्या है जैविक सुरक्षा के उपायों को क्या करना चाहिए आपके पालना करनी चाहिए। उसके बाद में उचित आवास के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है आपके पशु के स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूध मांस अंडा उत्पादन में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। रोग होने की संभावना क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है और प्रजनन क्षमता में क्या होती है आपकी सुधार होता है और श्रम और प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं आपके सरल हो जाते हैं और पशु के प्रतिकूल मौसम में क्या मिलती है आपकी सुरक्षा मिलती है। उसके बाद में उत्पादन लागत में क्या आती है कमी आती है तथा लाभ क्या होता है आपके बढ़ता है। जो आपका लाभ होता है प्रॉफिट होता है वो क्या होता है आपके बढ़ जाता है। कुछ और पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है आपके ये प्रणाली अंडा उत्पादन में क्या है आपके सबसे प्रभावी साबित मानी गई है। उसके बाद में वर्तमान में विश्व में 75% व्यवसायिक लेयर्स मुर्गियां पिंजरों में रखी जाती है। किसमें रखी जाती है आपके पिंजरों में रखी जाती है अर्थात जो बैटरी केज प्रणाली या बैटरी केज सिस्टम है उसमें रखा जाता है। उसके बाद में भोजन पानी की व्यवस्था पिंजरों के बाहर की जाती है सिवाय निपल वाटर के लिए पाइपलाइन के सामान के माध्यम से लगाया जाता है। तो इसमें क्या होती है आपके सब सुविधाएं होती हैं। उसके बाद में स्वचालित फीडिंग ट्रोलिंग और अंडा संग्रहण बेलोट का भी क्या किया जाता है आपके उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पक्षियों के बीट और ट्रेन फर्स्ट गहरे गड्ढे एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाश पर क्या होते हैं आपके निर्भर होते हैं। उसके बाद में इसके लाभ या एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें न्यूनतम फ्रेश स्थान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मुर्गी में क्या होती है अधिक अंडे प्राप्त होते हैं। चारे की बर्बादी क्या होती है आपकी कम होती है। बेहतर चारा दक्षता क्या होता है आपकी प्राप्त होता है
उसके बाद में आंतरिक परजीवियों की मिट्टी होने वाले बीमारियों से क्या मिलती है आपको, सुरक्षा मिलती है। और स्वच्छ अंडा उत्पादन होता है। उसके बाद में आगे बात करें, अब इसके हम बात करते हैं हानियों के बारे में। इसकी हानियां या डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में। प्रारंभिक निवेश लागत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब जो प्रारंभिक लागत होती है वो क्या होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। बीट संभालना क्या होता है आपके, कठिन होता है, क्योंकि ये पिंजरों में होते हैं तो बीट किस प्रकार से भी आप घेर सकते हैं, तो इसको जो संभालने की क्या होता है आपका, कठिन होता है। और मक्खियों की समस्या अधिक होती है। अंडों में क्या होते हैं, ब्लड की संभावना अधिक हो जाती है। और केज फिटिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे पक्षियों में क्या होता है आपके, लंगड़ापन हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पक्षियों में क्या हो जाता है, लंगड़ापन हो जाता है, अर्थात लकवा हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पिंजरों के प्रकार, पिंजरे कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकारों के पिंजरों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एकल पिंजरा, ये पिंजरे में केवल पक्षी रखे जाते हैं। एकल पिंजरा का मतलब होता है एक पिंजरे में केवल एक पक्षी को रखा जाता है। जो एक पिंजरा होता है केवल इसमें क्या रखा जाता है आपके, एक पक्षी रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुपक्षी पिंजरा मतलब एक पिंजरे में दो से 10 पक्षी रख सकते हैं। आमतौर पर 3 से 4 पक्षी, आमतौर पर 3 से 4 पक्षी रख सकते हैं, पर अधिकतम 10 पक्षी रख सकते हैं। तो वो कौन सा पिंजरा कहलाएगा आपके, बहुपक्षी पिंजरा कहलाएगा। उसके बाद में कालानी पिंजरा, ये पिंजरे में 11 से अधिक पक्षी रखे जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है आपके, 11 से अधिक पक्षी रखे जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, कॉलोनी पिंजरा। उसके बाद में आगे देखें तो आज की क्लास में हमने जो आपके विभिन्न प्रकार के जो आवास है उसके बारे में चर्चा कर ली। मतलब जितने भी जो आपके पशु के आवास, पशु में कौन कौन से होते हैं, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, और आपके जो मुर्गी, पक्षियों के जो आवास है, पोल्ट्री के जो आवास है, उन सभी आवासों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या रहती है तो इस क्लास को एक बार वापस देखें। और यदि आपको इस सेमेस्टर के किसी प्रकार के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वन शॉट क्लास चाहिए, या स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 7339887696, इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इन पर मैसेज करते ही आपको नोट्स की पीडीएफ, वन शॉट क्लास, पेपर सॉल्यूशन क्लास, गेस्ट पेपर और आपको न्यू टाइप सॉल्यूशन क्लास भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और आपकी वन शॉट क्लास है जो शाम तक अपलोड हो जाएगी, उसको आप अच्छे प्रकार से एक बार देख लें। अभी एक बार देख लोगे और वापस एक एग्जाम के टाइम देख लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जो बेक आने का डर होगा वो खत्म हो जाएगा। और जो स्टूडेंट टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, आपके ओजीपी में अच्छे प्रकार से क्या होगी, आपके ग्रोथ होगी। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।